हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर व्यू नोवेल। यह वीडियो सोल लैंड 5 की नोवेल पर बेस्ड पार्ट 55 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। शॉट आउट टू राजकुल इस्लाम, शोंग, पिकाचू, गौरव आनंद। आप सभी ने चैनल को ज्वाइन करते हुए सपोर्ट किया है, जिसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। यदि आप भी चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन सब्सक्राइब बटन की साइड में और लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उससे भी आप ज्वाइन करते हुए चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। चलिए तो आज का पार्ट शुरू करते हैं। तांगसन फिर वापस एंसेस्ट्रल कोर्ट की ओर उड़ान भरने की सोचता है। व्हाइट टाइगर होटल में वह आइस गर्ल अभी भी तांगसन का इंतजार कर रही होती है। इस समय तांगसन का मूड काफी अच्छा होता है क्योंकि तांगसन मेई से मिल चुका होता है। वहीं स्वॉर्ड सेंट ने भी गॉड स्वॉर्ड को मारने के लिए बाहर जाने का फैसला किया होता है। इसके साथ ही रेड फॉक्स गर्ल की कल्टीवेशन की स्पीड भी बढ़ चुकी होती है और गोल्डन ट्री एसेंस को जोड़ने से भी गोल्डन वैली और भी पावरफुल हो चुकी है। जैसे ही गोल्डन ट्री अपनी ग्लोरी को वापस ले लेगा तो यह गॉड लेवल तक की कल्टीवेशन में काफी ज्यादा फायदा देने वाला होता है, क्योंकि तांगसन को उसकी पावर ही नहीं बल्कि उसके पार्टनर की पावर में भी इजाफा करना होता है। वैसे भी अब कैरी सिटी में सबसे बड़ा आने वाला खतरा क्रिस्टल फीनिक्स डीमोन एम्परर लाने वाला होता है। फ्यूचर में तांगसन मेई को गोल्डन वैली में छिपाकर रख सकता है। इस तरह से तांगसन पूरे रास्ते में उड़ान भरते हुए प्लानिंग कर रहा होता है, लेकिन तांगसन इस बार पहले की तरह फ्री होकर उड़ान नहीं भर सकता है, क्योंकि तांगसन ने मेई को 2 टोकन दिए और स्वॉर्ड सेंट को भी 1 टोकन दे दिया होता है, जिससे तांगसन के पास अब कोई भी टोकन नहीं है। यदि अब तांगसन को कोई और टोकन चाहिए तो उसे फिर से किसी सेक्रेड माउंटेन पर चढ़ते हुए पैलेस में जाना होगा। इसलिए जल्दी ही तांगसन वहां पूरे सिक्योरिटी चेक से गुजर जाता है और इस तरह से तांगसन एक बार फिर एंसेस्ट्रल कोर्ट में एंटर कर पाता है और अपने होटल की ओर निकल जाता है। साथ ही रिंग की हेल्प से मेयर से सबसे पहले बात करता है। तब मेयर तांगसन को बताता है फॉक्स क्लैन तुम्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन लिंगसी चैम्बर ने तुम्हारी लोकेशन का खुलासा नहीं किया होता है। तांगसन को यह तो पता ही होता है क्योंकि तांगसन के पास उनका काफी इम्पोर्टेंट ट्रेजर होता है, जिससे वह किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने दे सकती हैं। फिर तांगसन मेयर से तीसरे दिन की नीलामी के बारे में पूछ रहा होता है। तब मेयर बताता है वहाँ काफी ज्यादा अच्छी चीजें थी। इनमें से इतने पावरफुल ऑब्जेक्ट थे कि वह फिर से मॉर्टल वर्ल्ड में जन्म ले सकते हैं और जन्म से पहले ही गॉड लेवल तक पहुंचा जा सकता है। और फिर एक वेपन और आर्मर था। यह एक डिवाइन वेपन था, लेकिन आखिर में किसी एम्परर ने ले लिया होता है। तांगसन इस दिन रहना चाहता था। यदि वह ऐसा कर सकता तो पॉसिबली तांगसन इस दुनिया के बारे में काफी कुछ और भी समझ सकता था। फिर तांगसन ने सभी को रात में होने वाली मीटिंग के लिए कहा होता है और जब तांगसन अपने होटल में पहुंचता है तो देखता है यहाँ काफी ज्यादा भीड़ है। चारों ओर डीमोन ही भरे पड़े हैं। हालांकि इनमें कोई भी गॉड लेवल का पावर हाउस नहीं होता है। इन्हें देखकर तांगसन हैरान होता है। हालांकि तांगसन ने पूछा नहीं वहाँ क्या हो रहा है। जल्दी ही तांगसन अपने रूम तक पहुंच जाता है। तांगसन के सामने वह आइस गर्ल दरवाजा खोलती है। तांगसन अपने बारे में पूरी जानकारी हुआंग को देता है और यहाँ तक कैसे पहुंचा यह सब कुछ बताता है। वह भी अपना नाम हुआंग बिंगबिंग बताती है और तांगसन से कहती है तुम मेरे क्लैन की सभी समस्याओं को जानते हो, तो मुझे बताओ उन्हें कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तांगसन ने बताया होता है उसका आइस फीमेल क्लैन गरीब है। साथ ही तांगसन इस ऑक्शन में भी जान चुका होता है डीमोन रेस के बीच ही डीमोन के बीच अमीर और गरीब की काफी बड़ी खाई है। इसी तरह से आइस गर्ल और रेड फॉक्स जैसी ट्राइब काफी ज्यादा गरीबी का सामना कर रही हैं। यह कुछ ऐसा था जिसकी तांगसन को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती है और इसी कारण यह अपने क्लैन के ट्रेजर की नीलामी करवाते हैं। यह सब सुनते हुए हुआंग ने सिर्फ सिर हिलाया होता है और दूसरा इशू इनकी फर्टिलिटी से जुड़ा होता है। फिर तांगसन ने कहा होता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये दोनों ही मुद्दे आइस गर्ल रेस के जीने और मरने से जुड़े हुए होते हैं। यह सब सुनते हुए हुआंग का चेहरा अब डल हो जाता है और वह तांगसन से इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है उसके बारे में पूछने लगती है। इस पर तांगसन ने कहा होता है इससे पहले मुझे तुम्हारी ट्राइब की पूरी जानकारी चाहिए। इस पर हुआंग चिढ़ जाती है क्योंकि उस समय तांगसन ने कहा होता है मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन यहाँ उसे पता चलता है
तांगसन के पास पूरी जानकारी नहीं है, जिससे वह तुरंत ही अटैकिंग पोस्चर में चली जाती है और इससे पूरे रूम का टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन जल्दी ही तांगसन ने उसके ब्रेसलेट की ओर इशारा करते हुए अपनी बातों में ले लिया होता है। तांगसन ने इस स्टोरेज ब्रेसलेट के साथ इसे 5000 कॉइन भी दिए होते हैं। फिर तांगसन हुआंग को वुबिंगजी के बारे में बताता है, लेकिन हुआंग को यह सब इम्पॉसिबल ही लग रहा होता है। लेकिन हुआंग के यह कहने के साथ ही तांगसन भी हैरान होता है और पूछने लगता है यह कैसे इम्पॉसिबल हो सकता है। तब हुआंग बोलती है, आखिर कैसे कोई हमारे क्लैन की फीमेल एक इंसान के साथ बोलते हुए हुआंग शर्मा जाती है। अब तांगसन भी उसके शब्दों का मतलब समझ जाता है। वैसे तो सभी ह्यूमन वेसल में मेल डीमोन के एट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन आइस क्लैन के साथ यह अलग होता है। यहाँ फीमेल के एट्रीब्यूट आगे जाते हैं। अब हुआंग ने भी वुबिंगजी से मिलने के लिए कहा होता है। तब तांगसन ने बताया होता है वह अभी सेक्रेड माउंटेन क्लिम कर रहा है, हम रात में मिल सकते हैं। फिर हुआंग शुरू से लेकर आखिरी तक की कहानी सुनाने लगती है, जैसे कि इनकी आइस स्प्रिट का जन्म 10,000 साल पहले हुआ होता है और रिचेन एम्पायर की सबसे पुरानी रेस में से एक है और फेरी कॉन्टिनेंट में नॉर्थ साइड में रहते हैं और लगभग 100 ईयर में एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं। फिर तांगसन ने पूछा होता है, तो तुम्हारी सक्सेसरशिप का क्या? इस पर हुआंग हैरान होती हुई कुछ देर चुप रहती है और बोलती है, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं और हम जन्म देना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हमें 1 साल पुरानी जुआनविंग को खोजने की जरूरत होती है और इस प्रोसेस के दौरान हमें नॉर्थ मैनलैंड पर जाना होगा और यह हमारे काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स को ख़त्म कर देता है। इसी तरह से काफ़ी सारी समस्याएं बताने लगती हैं और घुमा फिराकर बात हेवन और अर्थ के ऑरा पर आ जाती है, क्योंकि नॉर्थ मैनलैंड की ओर हेवन और अर्थ का ऑरा इतना रिच नहीं है और एंसेस्ट्रल कोड तरफ हेवन और अर्थ का ऑरा रिच है, लेकिन यहाँ से वहाँ आने में इनके काफ़ी रिसोर्स खत्म हो जाते हैं, जिससे यह खुद के सेंस को स्प्लिट करते हुए बॉर्न कर सकते हैं। अब तक की सभी बातों से तांगसन ने इनके रूट इशू को समझ जाता है, लेकिन इसी बीच तांगसन ने कुछ ऐसा कहा होता है जो उसे पसंद नहीं आता है, जिससे वह तांगसन पर अटैक ही कर देती है। लेकिन तांगसन ने उस अटैक को काफ़ी आसानी से डॉज कर लिया होता है। फिर कुछ बातें करने के बाद वह फिर से शांत हो जाती है। साथ ही हमें पता चलता है इन्हें अपने आप को पावरफुल बनाए रखने के लिए केवल आइसी एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो वह धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। हालांकि हुआंग तांगसन पर ज़्यादा विश्वास नहीं करती है, लेकिन जब तांगसन ने अभी उसके अटैक को डॉज कर लिया होता है तो वह तांगसन की पावर को भी समझ सकती है और कुछ देर बाद तांगसन को इन्हें बचाने का आइडिया आ जाता है, क्योंकि यह नॉर्थ में ठंड में ही रह सकते हैं, लेकिन वहाँ हेवन और अर्थ का ऑरा नहीं होता है, जिससे तांगसन ने उसे बताया होता है इसका खर्चा काफ़ी ज़्यादा आने वाला होता है। तांगसन एक लॉन्ग डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन अरे के बारे में बात कर रहा होता है। फिर तांगसन ने बताया होता है यह अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। हुआंग को विश्वास नहीं होता है, इसलिए तांगसन ने जल्दी ही एक टेलीपोर्टेशन डिस्क निकाल दी होती है और बताता है यह तुम्हें 200 मीटर में कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकती है। इसी तरह से हम इसे बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन तांगसन के पास अभी के समय इसके लिए पर्याप्त पावर नहीं होती है। लेकिन तांगसन इसमें इस बार उस स्पेस टाइम बीकन का भी यूज करने वाला होता है। यह वही स्लगिस स्टोन है जो तांगसन ने ऑक्शन में लिया होता है, जबकि तांगसन के दिए हुए 5000 कॉइन से इनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ समय तक ठीक रहेगी। और साथ ही में तांगसन ने डरते हुए इंसानों के साथ मिलकर बच्चा पैदा करने के लिए कहा होता है, क्योंकि कभी वुबिंगजी भी इसी तरह से आया होगा। हालांकि तांगसन ने काफ़ी ज़्यादा डिटेल के साथ कहा होता है। यह सब बोलने के बाद तांगसन चुप हो जाता है और आगे कुछ भी नहीं बोलता है और हुआंग क्या कहेगी इसका इंतजार करने लगता है। हालांकि यह बोलते हुए तांगसन भी हुआंग से काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ फील कर रहा होता है, लेकिन उसने काफ़ी टाइम बाद अपना सिर उठाया होता है और तांगसन से पूछने लगती है तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम्हें वह थ्रोन चाहिए? इस पर तांगसन ने कहा होता है वह तुम्हारा है और मुझे जो चाहिए है वह आइस वुमन क्लैन से दोस्ती है, मेरी नहीं बल्कि इंसानों से दोस्ती। इस पर हुआंग एक पल के लिए शॉक हो जाती है और हुआंग ने कहा होता है यह पॉसिबल नहीं है,
लेकिन फिर तांगसन से और भी चिटचैट होती है। उसके बाद हुआंग ने वुबिंगजी से मिलने के लिए कहा होता है। वहीं तांगसन भी वुबिंगजी की कल्टीवेशन को आइस थ्रोन से उसमें सुधार की उम्मीद कर रहा होता है और तांगसन भी समझ चुका होता है हुआंग आज भले ही नहीं लेकिन कभी न कभी तो वापस तांगसन के पास आएगी ही। इसके बाद हुआंग चली जाती है। साथ ही वह पूरे ही समय तांगसन के आइडिया के बारे में सोच रही होती है और तांगसन मेयर के पास चला जाता है। अभी की स्थिति में मेयर को पता नहीं होता है तांगसन क्या कर रहा होता है और मेयर ने भी तांगसन को नहीं देखा होता है। तांगसन को देखकर सभी खुश हो जाते हैं और तांगसन ने सभी के लिए क्या क्या लिया होता है वह सब बताने लगता है। इनकी बातों के बीच मेयर तांगसन को बताता है एंसेस्ट्रल कोर्ट में एंसेस्ट्रल कोर्ट क्लासिक शुरू होने वाला है। यह 3 साल में एक बार होता है जिससे यह सभी रेस के सक्सेसर को सुनिश्चित कर सकते हैं और इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है और आखिरी तक सरवाइव करने वालों को रिवॉर्ड भी दिए जाएंगे। वहीं सभी एम्परर के असेसमेंट को एक्सेप्ट करने वाले लास्ट 10 को एम्परर टोकन भी मिलने की पॉसिबिलिटी होती है और जिसके पास सबसे अधिक टोकन होंगी वह प्राउड ऑफ हेवन सन कहलाता है। और एक लेजेंड के अनुसार जो यह क्लासिक चैंपियन जीत सकते हैं उनके भविष्य में एम्परर बनने की संभावना होगी। उन्हें एम्परर के सक्सेसर के रूप में ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए तांगसन काफी खुश हो जाता है। तांगसन यहाँ लिंगर स्वॉर्ड सेंट के लिए खुश होता है। यदि वह इसे जीत सकता है तो शायद एक्सकैलिबर सीधे ही उसके हाथों में आ जाएगी और यह सब तांगसन ने मेयर को भी बताया होता है। साथ ही उसके रजिस्ट्रेशन कब तक होंगे यह सब मेयर से पता करने के लिए कहा होता है, जिससे मेयर को अब तांगसन का उस स्वॉर्ड का लेने का मतलब भी समझ आने लगता है। साथ ही मेयर कहता है यदि एक्सकैलिबर फ्यूचर में अपना रिजल्ट दिखाती है तो ऑर्गेनाइजेशन में मेयर खुद इस बात का अनाउंसमेंट करेगा। फिर तांगसन ने उस फ्रोजन थ्रोन की बात छेड़ दी होती है और तांगसन मास्टर से कहता है आपको वह फ्रोजन थ्रोन याद है। इस पर मेयर ने हाँ कहा। फिर तांगसन कहता है जिसने उसके ऑक्शन को रोक दिया था। तब मेयर ने फिर से हाँ कहा होता है। तब तांगसन मेयर से कहता है उस आइस गर्ल का नाम हुआंग है और अब वह मेरे कमरे में इंतजार कर रही है। फिर तांगसन अपनी पूरी बात मेयर को बताता है। साथ ही तांगसन की बातों को सुनकर वुबिंगजी कुछ हैरान सा होता है। वहीं वुबिंगजी को रेडेम्पशन ऑर्गेनाइजेशन ने रेस्क्यू किया था। वुबिंगजी एक ऑर्फन था। अब वुबिंगजी भी अपना वजूद जानने के लिए उत्सुक हो जाता है। वहीं मेयर भी उससे मिलने के लिए एक्साइटेड होता है। वहीं जीचेंग परेशान होती है। तांगसन को समझ आ जाता है जीचेंग को क्या हुआ है। जीचेंग बिना कहे ही वुबिंगजी को रोकने की कोशिश कर रही होती है। इस पर तांगसन ने जल्दी ही कहा होता है मैं केवल मिलाने के लिए ले जा रहा हूँ और कुछ नहीं। वह कहीं नहीं जाने वाला है। अब तक वुबिंगजी भी संभल जाता है। यह देखते हुए दो भाई होमटाउन के कानों में फुसफुसा रहा होता है यह एक तरफा प्यार है। इस पर जीचेंग भी झड़पने लगती है। वहीं तांगसन ने जाते हुए वुबिंगजी से जीचेंग के बारे में कहा होता है तो वुबिंगजी कहता है मुझे पता है लेकिन मैं गॉड बनने से पहले फैमिली नहीं बनाऊंगा। जल्दी ही तांगसन रूम पर पहुंचने के बाद दरवाजे पर नॉक करता है तो हुआंग दरवाजा खोलती है। वहीं उसके पास होने के कारण वुबिंगजी के अपने ब्लड में फ्लक्चुएशन होने लगता है। हुआंग ने वुबिंगजी को पूरे घंटे भर चेक किया होता है और कहती है ट्रेनिंग काफी अच्छी है, लाइफ फोर्स भी ज्यादा है। कुल मिलाकर वुबिंगजी की पावर उसने जितना सोचा होता है उससे कहीं ज्यादा होती है। यदि ब्लड प्योर होता तो गॉड लेवल तक पहुंचा जा सकता है। फिर काफी देर बाद बोलती है यह हमारे रेस के गॉड लेवल के एल्डर की संतान होनी चाहिए। फिर वह उससे पूछने लगती है क्या तुम जानते हो तुम्हारी माँ कौन है। वुबिंगजी ने कहा होता है मुझे नहीं पता। साथ ही में वह उन्हें पता करने के लिए भी कहता है और हुआंग तांगसन से कहती है तुमने जो कहा था उसे प्रूव कर दिया है। लेकिन इससे पहले वह और कुछ कहे तांगसन ने पहले ही कह दिया होता है लेकिन मेरा भाई अभी क्लैन में लौटने के लिए तैयार नहीं है, खास तौर पर जब तक आपका क्लैन हमारे साथ नहीं होता है तब तक। लेकिन हुआंग तांगसन से कहने लगती है तुम गॉड लेवल के नहीं हो तो क्या तुम मुझे उसे ले जाने से रोक सकते हो। तब तांगसन ने सीधा सा एक जवाब दिया होता है यदि मुझे हरा सकते हो तो उसे ले जाओ, नहीं तो पिछली शर्तें लागू होंगी। इस पर हुआंग ने कहा होता है मैंने तुम्हारे पैसे लिए हैं और मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती हूँ। तब तांगसन ने कहा होता है यदि हम पार्टनर बन भी गए तो फ्यूचर में ऐसी समस्या हो सकती है।
क्यों न इसे अभी ही निपटा लिया जाए। साथ ही हुआंग के पूछने पर तांगसन ने कहा होता है, यदि मैं हार जाता हूँ तो तुम इसे ले जा सकती हो, लेकिन यदि उसे जरा सी भी चोट आती है तो मैं तुम्हारे क्लैन को जमीन में मिला दूंगा। तांगसन के यह कहने के साथ एक अजीब ऑरा फैल जाता है। हुआंग की तो छोड़ो, वू बिंगजी ने भी तांगसन को पहले कभी ऐसा नहीं देखा होता है। तांगसन बिल्कुल ही बदला हुआ लग रहा होता है। अब हुआंग और तांगसन दोनों में ही फाइट होने वाली है। दोस्तों, अभी की स्थिति में आप सभी का सपोर्ट सोललैंड 5 की नोवेल पर पहले जैसा नहीं है, जिससे मैं इस नोवेल को ड्रॉप तो नहीं, हाँ, लेकिन वीक में अब केवल 3 या 4 पार्ट ही आ पाएंगे। यदि आप चाहो तो दूसरी कौन सी नोवेल शुरू कर सकते हैं उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हो। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।